शादी कर बड़े अरमानों के साथ ससुराल पहुंची, जहां मेरी बड़ी बहन पहले से ही मेरी जेठानी थी। शुरू में सब बहुत अच्छा था। मैं कुछ दिनों के लिए मायके आ गई। पीछे से पता चला मेरी बहन किसी के साथ भाग गई और कुछ दिनों बाद जलकर मर गई। मगर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई जब 10 साल बाद मैंने अपनी बहन को धीरे धीरे ट्रेन से अपनी रफ्तार पकड़ ली थी। नीचे वाली सीट पर बैठे बुजुर्ग अखबार पढ़ रहे थे। पास ही उनका नाम लिखा पुराना सा बक्सा रखा हुआ था, जिसके शब्द भी उनकी जवानी की तरह धुंधले पड़ चुके थे। बुजुर्ग के सामने वाली सीट पर एक नया जोड़ा अपनी ही मस्ती में मगन था। नई नवेली दुल्हन बार बार अपने जवान पति को उसकी सीट पर जाने को बोल रही थी, मगर पति दुगने जोश के साथ उससे छेड़खानी करने में लगा था। अपनी सीट पर बैठे हुए मेरे मन में ख्याल आ रहा था कि शादी के बाद नए जोड़े दुनिया से कितने बेखबर रहते हैं। वैसे मेरे लिए यह तो कोई रोज का अनुभव था। शिमला की सड़कों पर रोज नए जोड़े बाहों में बाहें डाले घूमते हैं, मगर सामने बैठे बुजुर्ग को जोड़े से बड़ी परेशानी हो रही थी। बेचारे बार बार उन्हें घूर कर देख रहे थे। जोड़ा उतर गया तो चैन की सांस ली। ट्रेन में गर्मी बहुत थी। नीचे वाली सीट पर मैं आने की सोच ही रही थी कि इतने में ही बहुत सारा सामान लेकर दो कुली वहां आ गए और साथ में आए सुंदर नौजवान लड़के ने सीट पकड़ ली। वह लड़के के साथ आई बुरखे वाली महिला सीट पर बैठ गई। बुजुर्ग अंकल गहरी नींद में सो रहे थे। ट्रेन में बत्तियां पहले से ही बुझी थी। उस महिला ने अपना रेशमी बुर्का उतारकर खूंटी पर टांग दिया। महिला मेरे नीचे वाली सीट पर थी, जिस कारण मुझे उसका चेहरा नहीं दिख पा रहा था। ट्रेन ने अपनी रफ्तार पकड़ ली। बाहर से आती रोशनी में मुझे बुरखे टाकते हुए महिला की लंबी उंगलियां, पतली कलाई साफ दिखाई दे रही थी। उसके हाथ में चमक रही हीरे की अंगूठी मेरा ध्यान आकर्षित कर रही थी। कैसी पतली कलाई, लंबी लंबी सुडौल उंगलियां हैं। अचानक दूसरे ही पल मुझे एक अजीब घुटन ने व्याकुल कर दिया। ऐसी ही लंबी उंगलियां, पतली कलाई मैंने कहीं देखी थी, मगर कुछ याद नहीं आ रहा था। तो लालसावश उस महिला की उंगलियां व कलाई झाँक कर दोबारा देखने लगी कि याद आया तो ऐसे हाथ तो जिसके थे वो तो कब की भगवान को प्यारी हो गई। उसके यहाँ होने का तो सवाल ही नहीं उठता। कितने साल बीत गए, मेरे पति भी तो साथ जाकर अंतिम संस्कार करा कर आए थे। बन्नों के हाथ भी तो ऐसे ही थे। मैं उसे कितना चिढ़ाती थी तो वो कहती थी, सब कहते हैं मेरे हाथ चुड़ैल जैसे हैं। बन्नों मेरे दूसरे नंबर के मामा की इकलौती बेटी थी, जो जन्म होते ही माता पिता को खा चुकी थी। इस कारण बड़े मामा ने अनाथ बन्नों को पाला था। घर भर की उतरने वह पहनती, फिर भी कुंदकली सी चमकती रहती। बासी रूखा सूखा जूठन खाने पर भी हमेशा स्वस्थ रहती। घर के बाकी बच्चे गोरे चिट्ठे थे, मगर बन्नो सांवली थी। उसे अपने काले होने का कोई दुख नहीं था, क्योंकि वह जानती थी कि विधाता ने उसकी सोख आंखें और मोती सी दंत पंक्ति में लावण्य का ऐसा अपरितम कोष भर दिया है, जिसे अपने रूप से भी उसकी बहनें तुच्छ सिद्ध नहीं कर सकती थी। महंगे महंगे सामान इस्तेमाल करके उसकी बहनें अच्छे स्कूल जाती और वो मुल्तानी मिट्टी से बाल धो चोटी बनाकर सरकारी स्कूल जाया करती। उसकी अध्यापिकाओं का कहना था कि ऐसी तेज लड़की उनके स्कूल में आज तक नहीं आई है। एक बार तो वह अपने स्कूल की तरफ से खेलने विदेश भी चली गई थी। तब तो ताई चाची के मन पे मानो आग सी लग गई थी। बड़े मामा ने ही उसे भेज दिया था, जिसके सामने किसी की एक ना चल पाई थी। विदेश से लौटने के बाद बन्नों की बोटी बोटी फड़फड़ाने लगी। अब तो ढीठ भी हो गई। बचपन से ही उसकी शिकायतें आस पड़ोस से आती थी। किसी का कोई सामान तोड़ दिया तो किसी के बागीचे खराब कर दिए। जवान हुई तो कयामत ही आ गई, जब उसके बैग से निकलकर गिरा प्रेम पत्र घर वालों के हाथ लग गया था। वैसे तो परिवार की और लड़कियां उससे कहीं ज़्यादा सुंदर थी, मगर बन्नों की तरह बड़ी बड़ी आंखें, ऊपर से
खिलखिलाकर हंसी मजाक करना उन्हें कहाँ आता था। साधारण से सलवार दुपट्टा पहनकर भी बन्नो आसपास के सभी लड़कों की धड़कनें थाम देती थी। बस अब तो ताई चाची कहने लगी, ये तो कोई जादू टोना जानती है, जितनी जल्दी हो सके इसके हाथ पीले करा दो। बन्नो की किस्मत यहाँ भी कमजोर निकली। पड़ोस की लड़की किसी के साथ भाग गई और शादी की जल्दी बन्नो की हो गई। बस अब तो बन्नो के लिए वर की तलाश शुरू हो गई। परंतु इसी बीच एक योग्य वर बन्नो ने खुद ही ढूंढ लिया। बन्नो कुछ दिनों के लिए अपने एक रिश्तेदार के घर पर रहने गई हुई थी। वहीं जीजा की नज़र उस पर पड़ गई और बन्नो के तीखे नैनों का जादू जीजा पर भी चल गया। डोरे लाल झलके, बस तेरे जीजा ने हमें देखा और पसंद कर लिया, काश जीजा उस पर रीझे ही रहते। बन्नो मुझे तो जान से प्यारी थी। उसके बारे में इतना कुछ सुनकर मुझे उससे कभी नफरत नहीं हुई थी। मामी ने मुझे एक दो बार टोका भी था कि बन्नो उसके साथ ज़्यादा मेल मिलाप रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपनी नानी पे गई है रंडी। बन्नो नाना ने वैश्या से शादी की थी। हो ना हो, बन्नो में भी नानी के ही संस्कार आए हैं। मैं जब भी नाना नानी के घर जाती तो बन्नो मुझसे लिपट जाया करती थी और ऐसे ऐसे किस्से सुनाती कि मन करता उसकी बातें सुनते ही रहो। संदूक भरकर प्रेम पत्र उसके पास होते थे, जिन्हें चटकारे लेकर वो मुझे पढ़कर सुनाया करती थी और कहती थी, घर में किसी को मत बताना। एक उम्र ऐसी ही होती है जब ऐसे प्रेम पत्र का लड़कियों के जीवन में मनोरंजन के लिए बड़ा महत्व होता है। हमारी भी शायद वही उम्र थी। मैं और बन्नो करीब हम उम्र ही थे। दोनों 16 पार कर रहे थे। उसी साल बन्नो की शादी हो गई। मुझे आज भी याद है जब जामदानी लहंगे में बन्नो की मुट्ठी भर कमर दुखरी हुई जा रही थी और सबके सामने घूंघट उठाकर बन्नो कह उठती थी, देखो ना चाची, यह लहंगा मुझसे नहीं संभल रहा। आंखें दिखाती, दांत पीसती मामी दुगना घूंघट खींच देती और उसकी फुसफुसाहट तीखी होकर शायद उसी दिन जीजा के कानों में पड़ गई, अरे करम जली, आज के दिन तो हमारी लाज शर्म रख ले। जीजा शायद जान गए थे कि बिगड़ी घोड़ी को लगाम देकर रखना पड़ेगा। सिर से पैर तक गहनों में लदी बन्नो विदा हुई तो परिवार वालों ने चैन की सांस ली। फिर कई साल तक मुझे बन्नो की कोई खबर नहीं मिली। मेरी शादी में भी जीजा ने उसे नहीं आने दिया था। बाकी बहनों से पता चला था कि जीजा को किसी से उसके प्रेम पत्रों के बारे में पता चल गया है और बताने वाली भी कौन थी, मेरी मामा की लड़कियां ही थी। फिर बेटी की शादी में खुद मामा ही उसे जाकर ले आए। शायद बड़े मामा बन्नो को बहुत लाड करते थे, इसलिए सबके खिलाफ जाकर भी उसे लेकर आए। जीजा ने भी तुरंत भेज दिया। 4 बेटियां साथ लेकर बन्नो आई तो मैं हैरान रह गई। यह वही बन्नो है जो छूने से भी मैली होती थी। न आंखों में वह सोखी थी, न चेहरे पर रौनक। मुझे देखते ही सिर झुका लिया, जैसे अपनी गंदी बदसूरत सी बेटियों के लिए माफ़ी मांग रही हो। सभी बेटियों ने माँ का रंग व पिता का नैन नक्श पाया था। बेटियों की नाक बह रही थी, जिसे पोंछने की बन्नो को कोई चिंता नहीं थी। शादी के बाद सुघड़ से सुघड़ औरत भी कितनी बदल जाती है। यह वही बन्नो थी जिसके प्रेम पत्रों के प्रभावशाली लेखक उसके मनोहर व्यक्तित्व की बलैयाँ लेते। उसके एक इशारे पर किसी भी ट्रेन के धड़धड़ाते पहिए के नीचे लेट जाने को तैयार रहते। हाय राम, बन्नो तुझे यह क्या हो गया? बारात आने को है, कम से कम आज तो साड़ी बदल ले। मैंने कमरे में ले जाकर फटाफट उसे अपने कपड़े पहना दिए और बाल भी बना दिए। जैसे ही थोड़ा साज सिंगार करने लगी तो वो सिसक सिसक कर रोने लगी। अरे मेरे कपड़े कहाँ रखे हैं? जीजा की आवाज़ सुनते ही मानो वो सहम गई। मुझे समझ आ गया, पति के कड़े स्वभाव के कारण ही उसके चेहरे की चमक खो गई है। बारात विदा होते ही जीजा जी उसे लेकर चले गए। अरे जीजा जी, कुछ दिन और बन्नो को छोड़ दो,
हमें भी तो उसी शहर आना है, हमारे साथ आ जाएगी। इतना सुनते ही बन्नू का चेहरा पीला पड़ गया। कहीं सबके सामने जीजा कुछ बोल ना दे। अरे छोड़ कैसे दे, हमसे एक टाइम भी बाहर का खाना नहीं खाया जाता है। बन्नू तो डर के मारे जाते हुए सही से मिली भी नहीं थी। एक सहमी सी हंसी के पीछे उसके दोनों होंठ बरबस रोकी हुई रुलाई के भार से कांप रहे थे। आंखों से ओझल होने तक मैं उन्हें देखती रही कि तभी मामी मुंह सिकोड़ते हुए आ गई। उनकी बिटिया के लिए ससुराल से कपड़े गहने जो हल्के आए थे, उसी की भड़ास उन्होंने बन्नों के मत्थे निकाली। क्या सुख है करम चली बन्नों को, दामाद जी घर में बंद कर कर रखते हैं। लक्षण जो वैसे ठहरे, इससे तो अपनी बिटिया अच्छे घर गई है। बन्नों की अक्ल ठिकाने आ गई, नहीं तो पता नहीं क्या कर्म कांड करती। वो ऊंची छत पर, अब उस छत वाले घर में सरदार जी रहता था, जिसके बाहर बच्चे थे। मेरे पति की बदली जब बन्नों के शहर में हो गई तो मैं बहुत खुश थी, मगर करती क्या। मैं बहुत खुश थी मगर करती कैसे। मेरा और बन्नों का घर भी पास में ही था, इसलिए काम खत्म करते ही मैं उसके पास पहुंच जाती। परंतु धीरे धीरे मुझे लगने लगा, जो बन्नों मुझे देखते ही चहकने लगती थी, अब कहीं खो गई है। जीजा के आने का समय हो तो वो तुरंत मुझे जाने को बोल देती। मेरे घर कभी आ जाए तो बस इधर उधर देखती, बार बार चौंक पड़ती, उदासी नज़रों से मुझे देखती रहती। मैं सच का पता भी कैसे लगाती। बन्नों की बिटिया तो जन्म से गूंगी थी और कोई था ही नहीं बताने वाला। माँ की तबीयत खराब होने के कारण मुझे मायके जाना पड़ा। तभी पति से खबर मिली कि बन्नों किसी के साथ भाग गई है। यह सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि मैं जानती थी बन्नों ऐसा नहीं कर सकती। भागने की तो आखिर एक उम्र होती है। चार बेटियों की माँ भला किसके साथ भाग सकती है। पति को पता नहीं था किसके साथ भागी है, मगर जीजा कह रहे थे अपने किसी यार के साथ ही भागी है। बन्नों इतनी तो नासमझ नहीं थी, जीजा से परेशान होकर कहीं कूद गई होगी। बेचारी पति का विश्वास पाने के लिए क्या क्या नहीं करती थी। मैं रोज इंतजार करती कहीं से कोई खबर मिल जाए। इसी बीच पति से खबर मिली कि बन्नों किसी आदमी की यहाँ छिपी है। पुलिस को लेकर वहाँ पहुँचे तो आदमी घर से फरार हो चुका था। बंद कमरे का दरवाजा तोड़ा, तब तक बन्नों ने खुद को आग लगा ली थी। आस पड़ोस से पता चला कि वह आदमी कुछ महीनों पहले ही जेल से बाहर आया था और एक दिन वह सुंदर सांवली बंगालिन सी लड़की उसके साथ आकर रहने लगी थी। दिन भर वह कमरे में बंद रहती और रात को आदमी के साथ घूमने निकलती। दरवाजा तोड़ने तक वह जल कर खत्म हो चुकी थी। जीजा और मेरे पति उसका अंतिम संस्कार कर आए थे। आज ट्रेन में किसी अपरिचिता की वैसी ही लंबी उंगलियां में कलाई देखकर अभागिनी बन्नों की याद आ गई। एक दो बार झांक कर देखने की कोशिश की तो वह औरत मुंह फेर कर सो रही थी। मेरी भी कब आंख लग गई पता ही नहीं चला। जब उठी तो हल्का गुलाबी उजाला हो चुका था। मैंने तुरंत झांक कर देखा तो नीचे वाली सीट खाली थी। लंबी उंगलियों वाली मुस्लिम महिला न जाने किस स्टेशन पर उतर चुकी थी। मैं भी उतरकर नीचे वाली सीट पर आ गई और औरत का रुमाल शायद गलती से सीट पर छूट गया था। बड़ा प्यारा सा रुमाल था, तो ना जाने क्या सोचकर मैंने उठा लिया। रुमाल नाक पर लगाया तो उसकी खुशबू ने मेरे होश उड़ गए। यह तो जानी पहचानी खुशबू है। घर पहुंचते तक रुमाल मेरी मुट्ठी में बंद रहा। वह रुमाल नहीं, जैसे शादी के पसीने से तर बन्नों का हाथ मेरे हाथ में बंद था। घर पहुंचते ही मैंने अपने पति से पूछा, क्या उस दिन आप भी जीजा के साथ अंतिम संस्कार कराने गए थे? मेरे पति मुझे अजीब नज़रों से देखने लगे। बन्नों को मरे इतने साल बीत चुके हैं, इतने सालों बाद क्या हुआ? मैंने धीमी आवाज़ में कहा, कुछ नहीं, ऐसे ही। आपने बताया था ना वो पूरी तरह जल गई थी, तो अंतिम संस्कार करने के लिए क्यों ले गए थे?
यही सोच रही थी, इतनी पूरी तरह जली थी कि पहचान भी नहीं पा रहे थे। वो तो दोनों हाथ बच गए थे बस। क्या बस हाथ देखकर ही आप लोगों ने पहचान लिया था? मेरी धड़कन तेज हो रही थी। जीजा का कहना था ऐसे हाथ किसी और के हो ही नहीं सकते। जब से ट्रेन में मुझे लंबी लंबी उंगलियां, पतली कलाई दिखी थी, यह तो मैं भी चिल्लाकर कहना चाह रही थी कि ऐसे हाथ और किसी के हो ही नहीं सकते। मगर कहूँ कैसे? मेरी बात पर कौन विश्वास करेगा? मेरे पास रुमाल के सिवाय कोई सबूत भी तो नहीं है। संसार ऐसी भावुक कमजोर दलील पर विश्वास नहीं करता। फिर उस खुशबू को ही भला कब तक सहेज पाऊंगी? जिस दिन वह बिल्कुल ही उड़ जाएगी उस दिन शायद मैं भी मान लूंगी कि बन्नो सचमुच ही मर चुकी है। सीख, इस संसार में माता पिता ही ऐसे इंसान हैं जो बच्चों के जीवन को सही दिशा दे सकते हैं, नहीं तो ना जाने कितनी बन्नो जीवन की भेंट चढ़ जाती हैं। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। एंड प्लीज़ गाइस सपोर्ट माय चैनल। समाप्त।